हेलो एवरीवन, नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सारे जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के एग्जाम्पल है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी फिब्रिनोजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मायोसिन। मायोसिन जो है हमारा वो प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है। Myosin is a type of motor protein found primarily in muscle tissues. It plays a crucial role in muscle contraction. मायोसिन जो होता है वो एक मोटर प्रोटीन का टाइप है। इसी के साथ ही यह जो होता है मसल टिश्यूज के अंदर देखने को मिलता है। इसका क्रूशियल रोल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन। अगर बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की तो यह ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ यॉर्क सेक एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो कि यॉर्क सेक का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ई जर्म सेल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जनरेटिंग ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं यॉर्क सेक के फॉर्मेशन की तो यह प्रीमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प, यानी कि जर्म सेल डेवलपमेंट यॉर्क सेक का फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इसका ये होता है कि ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होता है अर्ली हिमेटोपोइसिस की साइट भी यॉर्क सेक ही है, यानी कि जनरेटिंग ब्लड सेल भी इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, जब तक प्लेसेंटा फुल डेवलप नहीं होता है तब तक यह क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट भी यॉर्क सेक का फंक्शन है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो यॉर्क सेक का फंक्शन नहीं है। इसको इसीलिए हमने इसको राइट आंसर माना है। प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट नहीं करता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफाइंड एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एमडीआर टीबी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड पायराजिनामाइड, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस टू सेकेंड लाइन ड्रग्स ओनली। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। Resistance to at least two of the most potent first-line anti-TB drugs, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। एमडीआर टीबी हम किसे कहते हैं, हमारी जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स होती है उसमें से आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन जो होती है उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो हमारा एमडीआर टीबी के अंदर आता है। दिस टाइप ऑफ टीबी इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड रिक्वायर्स लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट रेजिमेन। एमडीआर टीबी अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो इसे ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो लॉन्गर टाइम के लिए दी जाती है और ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स भी जो होते हैं वो इसके मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट हैज अ मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस। कौन सी टाइप की ऐसी ल्यूकोसाइट है जिसका न्यूक्लियस मल्टी लॉब होता है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लॉब होता है। चलिए देख लेते हैं हम डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट न्यूक्लियस की शेप कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूट्रोफिल जो कि मल्टी लॉब होता है। इयोसिनोफिल के अंदर हमें न्यूक्लियस बाइलॉब्ड देखने को मिलता है। बेसोफिल के अंदर भी बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट की बात करते तो इसके अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लिम्फोसाइट की बात करते तो इसके अंदर लार्ज और राउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सी कंडीशन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। ऑप्शन ए पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी यूरेट्राइटिस, ऑप्शन डी सिस्टाइटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन को बोलते हैं। यह जो होता है हमारा लोअर यूटीआई का एग्जाम्पल है, ना कि अपर यूटीआई का। चलिए अब हम देख लेते हैं यूटीआई जो होता है, एक तो हमको देखने को मिलता है अपर यूटीआई, दूसरा होता है लोअर यूटीआई। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, अगर किडनी या यूरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कंडीशन हमारी अपर यूटीआई के अंदर आती है। ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो रहे तो वो लोअर यूटीआई के अंदर आता है। जैसे कि किडनी के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेटर के अंदर यूरेट्राइटिस, ब्लैडर के अंदर सिस्टाइटिस और यूरेथ्रा के अंदर यूरेथ्राइटिस। इस तरह की कंडीशंस अलग अलग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन प्रिवेंटेड बाय। वाटर के अंदर जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उसे हम किसके द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड इन द वाटर, ऑप्शन डी रिपेयरिंग द वाटर कवर्ड फॉर 24 आवर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बॉइलिंग। बॉइलिंग कैन रिड्यूस द टेम्पररी हार्ड वाटर When water containing calcium bicarbonate is heated, यानी कि जो हमारा बॉइलिंग के लिए वाटर लिया है उसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो होती है। एक तो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। इस तरह से बॉइलिंग के द्वारा हम जो होता है उसकी टेम्पररी हार्डनेस को रिड्यूस कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इज। ऐसा कौन सा स्किन इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकल की वजह से होता है? ऑप्शन ए हर्पेस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन बी स्कैबिस, ऑप्शन सी सोरियासिस, ऑप्शन डी इम्पेटिगो। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इम्पेटिगो। बात करते हैं हम हर्पेस सिम्प्लेक्स की। यह एक वायरल डिजीज है जो कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होती है। उसके बाद आती है स्कैबिस। स्कैबिस जो है हमारा पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन की वजह से होता है जो कि सार्कोप्टिस स्कैबी की वजह से होता है। उसके बाद डिजीज है हमारी सोरियासिस जो कि एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज का एग्जांपल है। उसके बाद लास्ट है हमारा इम्पेटिगो। इम्पेटिगो एक हाईली कॉन्टाजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जिसके लिए मेनली दो टाइप के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है इम्पेटिगो का। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन हैज बीन पुशिंग इफेक्टिवली फॉर 1 आवर, ए नर्स शुड नीड टू एजुकेट एट दिस टाइम इज टू। एक वुमन है जो कि पुशिंग कर रही है इफेक्टिवली लास्ट 1 घंटे से, तो यहाँ पर एज ए नर्स हम उसे क्या एजुकेट करेंगे? ऑप्शन ए चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी एम्बुलेट, ऑप्शन सी कंज्यूम फूड एंड फ्लूइड्स, ऑप्शन डी रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यू पुशिंग एफर्ट से क्या होता है, मदर और बेबी दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम मदर को कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। इससे क्या होता है ना कि मैटरनल कंफर्ट जो होता है वो भी बना रहता है और फिटस के पास जो ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचता है वो भी प्रॉपर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर है वो भी इफेक्टिवली प्रोग्रेस हो सकता है। इसीलिए अगर वुमेन कंटिन्यू 1 घंटे से पुशिंग इफेक्टिवली कर रही है तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम उसे एडवाइस करें और एजुकेट करें कि रेस्ट लेना है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स आईवी। निम्न में से कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग द पैक्ड रेड ब्लड सेल इन्फ्यूजन? ऑप्शन ए वेइंग द पेशेंट एज अ बेसलाइन असेसमेंट, ऑप्शन बी फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 gauge needle is being used, ऑप्शन सी चेकिंग द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड HCD, ऑप्शन डी क्लियरिंग द एग्जिस्टिंग ट्यूबिंग विद 5% डेक्सट्रोज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 gauge needle is being used। अगर हम पैक्ड रेड ब्लड सेल को आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए एडल्ट के अंदर हमें 18 gauge needle या फिर 18 gauge का जो कैनुला होता है उसे यूज में लिया जाता है। तो हमें जब इन्फ्यूजन देना है तो उससे पहले यह चेक करना है कि 18 gauge needle यूज में ले रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही जब भी हम इसे यूज में ले रहे तो हम जो ट्यूबिंग को क्लियर करते हैं 5% डेक्सट्रोज से नहीं करते हैं बल्कि NH से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इवैल्यूएट ए पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन द नर्स विल पाल्पेट द पल्स। एक पेशेंट की कंडीशन है, आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन नर्स जो होगी वो कहां पर पल्स को पाल्पेट करेगी? ऑप्शन ए एट द इंसर्शन साइट, ऑप्शन बी इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल टू द कैथेटर इंसर्शन, ऑप्शन डी डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी द कैथेटर इंसर्शन। डिस्टल टू द इंसर्शन साइट पल्स असेस करने का रीजन यह है कि हम इंश्योर कर सकते हैं एडिक्वेट ब्लड फ्लो को और टिश्यू परफ्यूजन को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर वीक या फिर एब्सेंट पल्स देखने को मिल रही है तो हमें यह इंडिकेट कर रही है कि थ्रोम्बोसिस या फिर आर्टेरियल ऑक्लूशन जैसा कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा कार्डियक कैथेटराइजेशन के डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन को पाल्पेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस हिज वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज अबाउट। नॉर्मली न्यूबॉर्न के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, यह कितना होता है? ऑप्शन ए 10% ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन बी 20% ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन सी 5% ऑफ बर्थ वेट, ऑप्शन डी 1% ऑफ बर्थ वेट।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 10% ऑफ बर्थ वेट। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर न्यूबॉर्न्स के अंदर 10% ऑफ वेट लॉस कॉमनली या हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि यह सारे न्यूबॉर्न्स के अंदर होता ही है। अगर यह वेट लॉस 10% से ज्यादा हो रहा है तो हमें यहाँ पर फर्दर इवैल्यूएशन की आवश्यकता होगी।